अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने अहम गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, और काफ़ी दिनों के बाद जो मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे उनका जवाब मिला है। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। ज़ाहिर है इस मौके पर सहाफ़ियों को भी जब अंदर जाने की इजाज़त मिलती है तो फिर वो मुतअद्दिद मामलात पर इमरान खान साहब से सवाल करते हैं, और फिर उनके जवाबात जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और मुख्तलिफ मामलात पर उनकी राय क्या है। तो इस सिलसिले में आज की अहम पेशरफ्त है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी पेशगोई की है, एक बड़ा ऐलान भी किया है, और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी चीज़ों को इंडोर्स किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब थोड़ी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के मसले के हवाले से भी, और उसके बाद ये भी गुफ्तगू करेंगे कि PMLN और बाकी जो जमातें हैं हुकूमत की, वो किस तरह गहरे पानियों में हैं। अब उनको झटके लगना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन में धांधली करके जिस अंदाज से एक जाली हुकूमत बनाई गई है, उसके ऊपर हर टॉक शो, हर रोज़ कभी अफसरान से, कभी साथी लोगों से ताने जो सुनने मिलते हैं वो तो मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लगता है कि हुकूमत भी उन्हें सुकून से नहीं करने दी जाएगी, और उसके ऊपर अब बार बार अदालतों की पेशियां भी भुगतना पड़ेंगी। इस सिलसिले में क्या अहम पेशरफ्त है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी खान साहब की गुफ्तगू। खान साहब की गुफ्तगू का सबसे अहम मामला वहाँ से शुरू होता है जब उनसे ये पूछा जाता है कि जी मुआफ़ी का मुतालबा किया गया, इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि जी मुआफ़ी वो मांगे मुझसे, मैं उनसे क्यों माफ़ी मांगूं, क्योंकि जो सारा मामला था 9 मई का, उसमें ज़्यादती तो हमारे साथ की गई है। और ख़ान साहब ने कहा कि देखा जाए कि किसके हुक्म पर क्यों इस तरीके से मुझे तशद्दुद करके और गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद अवाम में ज़ाहिरी सी बात है कि इश्तियाल आना था, लोगों ने एहतजाज करना था, और ये सारा कुछ प्री प्लान था कि किस तरह से हमारे एहतजाज में कुछ लोगों को शामिल किया गया और उसको पुरतशद्दुद बनाया गया। इमरान खान साहब का कहना था कि ये मजम्मत 9 मई के वाक़यात की हम करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, अब भी करते हैं, और यकीनन तशद्दुद का कोई भी वाक़या हो उसको किसी तौर भी इनकरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी डिमांड तो यही है कि ये तशद्दुद का एलिमेंट उस पर क्यों शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, इसकी तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। तो खान साहब ने एक दफ़ा फिर मजम्मत भी कर दी, और साथ ही ये भी डिमांड कर दी कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो मुआफ़ी का मुतालबा है उसको भी टोटली रद्द कर दिया। दूसरा जो अहम सवाल था इमरान खान साहब से, वो शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक भी था। शेर अफजल मरवत साहब से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था, उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए, कि शेर अफजल मरवत बहुत दिलेर आदमी है, उसने पार्टी के लिए बड़ा काम भी किया, लेकिन वो मुसलसल पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा था। मैंने उसे कई दफ़ा समझाया कि जंग जो होती है वो बाहर के लोगों से लड़ी जाती है, अपने लोगों के साथ अपनी पार्टी के अंदर जंग नहीं लड़ी जाती, और बार बार इस तरह के मुतनाज़ बयानात से पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी पॉलिसी को नुकसान होता है। और फिर आपने देखा कि जिस तरह सऊदी अरब के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। हालांकि सऊदी अरब ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद कराई गई, और जब उनका डेलीगेशन आया हुआ था इस मौके पर इस किस्म का स्टेटमेंट दिया शेर अफजल मरवत साहब ने कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब भी मुलव्विस था। तो ये बात इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लगी, और ये वाकई एक गैर मुनासिब सी बात थी। तो बहरहाल इस बात का फिर से तज़किरा भी किया इमरान खान साहब ने, और फिर इस बात पे भी वो नाला थे कि बार बार अपनी ही पार्टी रहनुमाओं के ऊपर जो शेर अफजल मरवत साहब अटैक करते रहते हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं थी। और उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि उनके कहने पर ही उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अभी भी अगर वो पार्टी पॉलिसी पर चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो फिर उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद अब समझौता नहीं किया जा सकता कि कोई पार्टी पॉलिसी को इस तरह से रौनता ही चला जाए। तो खान साहब ने कहा कि उन्हें देखते हैं कि वो शो कॉज नोटिस का अगर जवाब दें तो ठीक है। तो ये सारी बातचीत उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब से मुताल्लिक की, जिससे ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि जी खान साहब ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया और ये लोगों ने अपने तौर पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। एक तो इस बात को पता चल जाता है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है, और पार्टी रहनुमा इस मामले पर दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा था कि मैं अब अडयाला तभी जाऊंगा जब खान साहब बुलाएंगे, तो ये सवाल भी उनके सामने रखा गया कि क्या आप शेर अफजल मरवत साहब को बुलाएंगे मुलाकात के लिए। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं कहा, और खामोशी से फिर वो चले गए। तो यानी वो कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं लगे इस मामले पर बात करने में कि जी अब मैं बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा।
तो शेर अफजल मरवत साहब के लिए ये बहरहाल अच्छी खबरें नहीं हैं। अगर वो ये समझ रहे थे कि खान साहब उनके साथ खड़े होंगे सारे मामले पर, भले वो जो मर्जी कहते रहे बाकी पार्टी रहनुमाओं को, तो ये उनका अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। खान साहब डिसिप्लिन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी वजह से अब उन्हें थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है। तो अब शेर अफजल मरवत साहब के लिए वो टाइम है कि वो एक शो कॉज नोटिस का जवाब भी दें कि ये कोई पार्टी की नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए, और जो भी उसमें अपना उनका वजह है बता सकते हैं वो कि गलतफहमी की बुनियाद पर दिए, जो भी उनका ख्याल था या उनकी ज़ाती राय है वगैरह। लेकिन उसके बाद इस बात को भी इंश्योर करें कि वो इस बात पर अफसोस का इजहार करते हैं कि जी उनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा और ये सारे रिफ्ट्स जो थे वो मीडिया की ज़ीनत बने। अल्टीमेटली वो इस बारे में एहतियात करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस टाइप की उन्हें एक यकीन दहानी ज़रूर करानी चाहिए। उसके बाद ये है कि फिर ये देखना पड़ेगा कि उस चीज़ को पार्टी कैसे एक्सेप्ट करती है। और मेरा ख्याल है कि इन गिवन सर्कमस्टांसेस उन्हें थोड़ा सा ये तो नहीं है कि वो पहले की तरह लाइमलाइट मिलेगी, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत उनको गुंजाइश ज़रूर मिल जाएगी। फिर विद टाइम ज़ाहिर है वो दोबारा अपने आप को पार्टी में एक्टिव कर सकते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब के लिए हाई टाइम है कि अपनी जो भी उनकी गलतियाँ हैं या गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं उनको अच्छे से एनालाइज़ करें और रियलाइज़ भी करें। और ये जो साजिशी थेरीज़ होती हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ है वो मेरे ख़िलाफ़ है, कुछ लोगों का ये वैसे प्रॉब्लम होता है कि उन्हें हर वक्त यही लग रहा होता है कि सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। तो इससे अपने आप को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इसके अलावा जी कप्तान साहब से आज आज़ाद कश्मीर के मामले पर भी बात की गई। उन्हें बताया गया कि जो हालात हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्हें इस बारे में कुछ आइडिया हो रहा है और ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। उनका ये कहना था कि आज़ाद कश्मीर में इस किस्म की सिचुएशन ये इसलिए पैदा हुई है कि जब आप लोगों को उनके हक़ से महरूम करते हैं, जमहूरियत तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है मुल्क में, तो ज़ाहिर है फिर लोग अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं और आवाज़ उठाते हैं। फिर उन्होंने इस बात पर कहा कि पहले गिलगित में भी यही हुआ, वहाँ पे भी हमारी हुकूमत ख़त्म की गई, कश्मीर में हमारी हुकूमत ख़त्म की गई, और फिर उसके बाद आपने देखा कि लोगों में एक बेचैनी तो ज़ाहिर है मौजूद रहती है। जो जमहूरी हुकूमत होती है, जो लोगों के वोट से आती है, ज़ाहिर है वो लोगों का ख्याल करती है। अभी भी उनका ये कहना था कि सारे उनके मुतालबात मानने चाहिए। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के साथ खड़ी है। इसके साथ साथ जी उन्होंने जो एक और मामला था, ख़ास तौर पर ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो मामला थे उसके हवाले से भी, और दीगर जो करप्शन केसेस हैं, तो उस पर भी उनसे सवाल किया गया कि क्या फ़राह गोगी को और शहजाद अकबर साहब को नहीं आना चाहिए कि वो आके आपके हक़ में गवाही दें कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। तो उस पर उनका कहना था कि फ़राह गोगी से तो मेरी ज़्यादा मुलाकात भी कभी नहीं हुई, 2-3 मरतबा ही मिला हूँ। उनका ताल्लुक़ तो बुशरा बीबी से था। जहाँ तक शहजाद अकबर की बात है, अगर मौजूदा हालात में वो आए तो वो तो एयरपोर्ट से ही उठा लिए जाएंगे। तो यानी बज़ाहिर लग रहा था कि वो इस बात में कन्विंस नहीं है कि कोई आके उनकी वो गवाही देंगे और कोई उनकी गवाही मान ही लेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा अहम ऐलान किया कि जो मुल्क के हालात हैं ये खौफनाक हैं। इन हालात के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ़ को ख़त लिखेंगे। ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। एक तरफ आपको मालूम है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि, और ये आज फिर उन्होंने गुफ्तगू में कहा भी कि मुल्क को एक जंगल की तरह चलाया जा रहा है, जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह सब कुछ हैंडल कर रहा है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं। तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ़ को ख़त भी लिखेंगे इन हालात के ऊपर। इससे पहले वो चीफ़ जस्टिस को भी ख़त लिख चुके हैं, और जब उन्होंने वो ख़त लिखा था, आपको याद होगा मैंने उस दिन वीलॉग में ये कमेंट किया था कि इस ख़त का कोई जवाब भी नहीं आएगा और चीफ़ जस्टिस साहब कोई नोटिस भी नहीं लेंगे। और अब भी यही सूरत हाल है कि आर्मी चीफ़ साहब को ख़त ज़रूर लिख देंगे, और इसका वर्बली तो ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ साहब कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन नॉर्मली जैसे हम देख रहे हैं कि बाद में कहीं इशारों किनारों में उसी तरीके से फिर खरी खरी सुना दी जाती हैं पीटीआई को, तो शायद इसी तरह का कोई मामला रहेगा। लेकिन बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब हर चीज़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने तौर पर हर जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहते हैं कि जी इन हालात में एक लीडर के तौर पर, एक मकबूल तरीन लीडर के तौर पर उनका ये हक़ बनता है, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। वो ये समझते हैं कि उन्हें मुल्क के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। वो जहाँ पर मौजूद हैं वहीं से उन्हें ख़त लिख कर अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं कि बी सीरियस और थोड़ा सा देखें, हालात को देखें, मुल्क किस तरफ जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किसी तौर मुल्क के मफाद में नहीं हैं। तो देखते हैं जी इमरान खान साहब ये ख़त कब लिखते हैं और कब उस ख़त के मंदरजात सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज ही इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं।
उन्होंने कहा कि मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कोई आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ नहीं हूँ, यहीं रहूँगा अपने मुल्क के अंदर और हालात का सामना करूँगा। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी वरना मुल्क नहीं चल सकता। और ये बात कहते हुए इमरान खान साहब ने साथ ही कहा कि मैं आज आपको एक पेशन गोई कर रहा हूँ, ये बड़ी बात याद रख लीजिए, ये बहुत अहम बात है। मैं आज ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि जून और जुलाई में मुल्क संभाला नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब की पेशन गोई है। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब बजट आएगा उसमें टैक्सेस नए लगेंगे, फिर गैस और बिजली के बिलों में इजाफा होगा। ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि आपका जो तनख्वाहदार तबका है, जो अभी तक किसी ना किसी तरह बेचारा अपना हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएगा, बाहर आएगा, एहतजाज करेगा और सड़कों पर आपको ये एक पूरा एहतजाज नज़र आ रहा होगा। तो उस वक्त इस हुकूमत के लिए ये मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक सेगमेंट आता है सोसाइटी का, तो उसको आप डंडे मार के, डरा धमका के उनको आप एहतजाज से रोक लेते हैं। जैसे अभी आपने किसानों के मामले पर देखा, इससे पहले हमने गज़ा के मामले पर देखा, इसके अलावा हमने टीचर्स के मामले पर देखा। पीटीआई के तो खैर अब रूटीन का ही मामला हैं, उन्हें तो डंडे सोटे बेचारों को पड़ते ही रहते हैं, एहतजाज के लिए बाहर आए। तो ये अब उन्होंने कहा कि जी जब आम आदमी, हर तबका, हर घर का बंदा जब मुतासिर होगा तो जाहिर है वो बाहर निकलेगा तंग आकर, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह उनको निपटेंगे। तो ये आपसे मुल्क जून और जुलाई में संभाला नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी पेशन गोई है और मैं इससे बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। मैं तो काफ़ी दिन पहले ही, आपको याद होगा, उस वक्त भी जब IMF के डील्स के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं यही बात कर रही हूँ मुसलसल कि ऐसे तकिया लगा के बैठे हुए हैं सब कि जी IMF के जैसे पैसे आएंगे, और वो कोई IMF के पैसे लोन नहीं है बल्कि कोई कानून का ख़जाना है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे आपके मसले और बढ़ने जा रहे हैं। वो सिर्फ वही पेमेंट है जो उन्होंने अपने कर्ज वापस लेने हैं, उसी में वो पेमेंट वापस चली जानी है। और दूसरा, उस पेमेंट के बदले में आपको मज़ीद उनकी शराइत माननी पड़नी है, जिसमें आपकी बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, आम आदमी का जीना और दो भर होना है। तो फिर क्या होना है, फिर यही होना है कि जो इमरान खान साहब भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये आप सख्त फैसले करें या कुछ भी करें, ये कोई अगर मुंतखब हुकूमत हो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, उसकी कोई सुन भी लेता है कि चलो यार अब हमने इनको लेके आए हैं, शायद एक आध साल में ये कुछ सूरत हाल को बेहतर करें। लेकिन ऐसे लोग जिनसे लोग पहले ही नाला हैं, नाराज़ हैं, उनको पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, आपने वही उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो जब आके और मज़ीद सख्त फैसले करेंगे तो आपके ख्याल से लोग उनका कोई लिहाज करेंगे या उनकी बात को सुनेंगे। और ये वो लोग हैं कि जो माली तौर पर बदउन्मान मशहूर है। आप जो मर्ज़ी उन्हें नैब से, अदालतों से क्लीन चिट्स दे दें, लोगों को पता है कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। अभी 2 महीने हुए हैं इन लोगों को आए हुए हुकूमत में, और इन लोगों ने, इनके अरबों के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इस दौर में भी, इस मुश्किल हालात में भी ये इस खूह से बाज नहीं आ रहे, इस रविश से बाज नहीं आ रहे कि इस मुल्क को कम से कम इन हालात में ही आप छोड़ दें। अभी गंदम स्कैंडल है, ये अरबों का स्कैंडल है। उसके बाद अब नया स्कैंडल सामने आ रहा है कि जो कोयला है उसको किस तरीके से बेचा गया है ज़ायद नरखों के ऊपर। तो ये लोग तो इन हालात में भी इस मुल्क को माफ़ नहीं करने को तैयार हैं। और ऊपर से इनकी अयाशियाँ आप देखें, इनके लल्ले तलल्ले देखें, उसको देख के अवाम को और गुस्सा आता है कि यार सारा जो बोझ है वो हम पे डालते हैं, और ख़ुद इनकी आप देख लें आरामदेह ज़िंदगी, उस पर तो ज़रा 19-20 का फ़र्क नहीं आता, इनके प्रोटोकॉल्स पे तो ज़रा 19-20 का फ़र्क नहीं आता। तो हमसे कहते हैं कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। ताजरों पे क्यों नहीं टैक्स लगाते हैं, जहाँ पर इन्हें ये ख़दशा है कि इनके अपने कारोबार, इनकी अपनी ज़मीनें, इनको ख़ुद टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, शराफिया को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, वहाँ पर ये लोग चुप कर जाते हैं। और जो आम तबका है, जो पहले ही पिसा हुआ है, गरीब है, उसी के ऊपर और टैक्स लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आवाम की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई, और ये अल्टीमेटली आपको नज़र आएगा कि ये लावा कैसे फटेगा। तो इमरान खान साहब ने भी खैर इसी मुतालिक बात की है, और उसके साथ साथ यही चीज़ें हमें अब बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से नज़र आ रही हैं। और ये मामला अब इसी तरह से नज़र आ रहा है कि ये सॉर्ट आउट इनको इतनी आसानी से करना हो नहीं पाएगा, इनको संभालना मुश्किल नज़र आ रहा है। ऊपर से जो इनकी फॉर्म 47 की हुकूमत है वो भी डगमगाती फिर रही है। अव्वल तो आज पहला झटका ये लगा है कि इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम इजलास था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जो इजाफी नशस्तें, PTI की नशस्तें, खैराती नशस्तें बाकी जमातों को, भूखी सियासी जमातों को बांटी गई हैं कि जी हमें दे दो, उनका हिस्सा भी हमें दे दो।
तो वो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, अपने फ़ैसले में कहा कि जी उसको मुअत्तल किया जा रहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, ये 78 अरकान की जो यानी नोटिफिकेशन थे उनको मुअत्तल कर दिया है। कामयाबी के नोटिफिकेशन, कामयाबी मीन्स कि इनको मेंबर्स बनाने के जो नोटिफिकेशन थे उन्हें मुअत्तल कर दिया है। तो अब ये 78 अरकान फ़िलहाल ना वोट कर सकते हैं, ना ये पार्लियामेंट के मेंबर कहला सकते हैं। अभी हतमी फ़ैसला कि ये डी नोटिफाई हो गए हैं, ये तो ज़ाहिर है जब हतमी फ़ैसला होगा मखसूस नशिस्तों का, लार्जर बेंच बनेगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िल वक्त अब ये किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा ट्रिब्यूनल्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गए। तो इस सिलसिले में NA-71 सियालकोट में, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब जीते नहीं थे लेकिन जितवाए गए थे रेहाना डार साहब के अगेंस्ट, तो रेहाना डार साहिबा की अपील पर अब समात जो है उसका काम, ट्राइब्यूनल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ साहब को नोटिस सर्व कर दिया गया। इसी तरह से अलीम खान साहब भी अली एजाज भुट्टर साहब से शिकस्त खा गए थे, लेकिन फॉर्म 47 पर उनको भी ये नशिस्त जितवा दी गई थी। तो अली एजाज भुट्टर साहब की भी अपील के ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये जो दोनों नशिस्तें हैं, अगर फॉर्म 45 के तहत इन पर फैसला होता है तो ये नशिस्तें वापस PTI को मिल सकती हैं। तो ये आपको मज़ीद धचके जो हैं वो PMLN की गवर्नमेंट को लगते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आज़ाद कश्मीर के मामले पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर का मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। एहतजाज वहाँ पर बढ़ गया और अब पूरे एक लॉन्ग मार्च की सूरत इख्तियार कर गया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे छोटे काफ़िले और रैलियाँ और ये सब मिलाकर एक जगह एक लॉन्ग मार्च की सूरत में पहुँच रहे हैं मुजफ्फराबाद, जो कि आपको पता है कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का। और आज मैं मनाजिर देख रही थी धीरकोट से, कोहाला पुल से, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आपकी स्टेट मशीनरी इनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल से ज़्यादा तादाद है जो मुजाहिरीन निकले हुए हैं। कल के रोज़ एहतजाज के बाद इनसे कुछ मुलाकातें और मुज़ाकरात ज़रूर किए गए अवामी एक्शन कमेटी से, और उसके बाद एकदम तो अनाउंसमेंट ये की गई टीवी के ऊपर कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए और सारे मुतालबात मान लिए गए और चलो जी सब अच्छा हो गया। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। थोड़ी देर बाद ख़बर यही मिली कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। तो अब जो है वो रात भर भी ये सिलसिला जारी रहा एहतजाजों वगैरह का, और अब सुबह से मुजफ्फराबाद की तरफ काफ़िले जो है निकल रहे हैं। तो अगेन वही बात है कि इस हुकूमत ने मिस हैंडल किया। कल राना सनाउल्लाह साहब मेरे शो पर भी थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हुकूमत ने ये सारा मामला मिस हैंडल किया है, जिसकी वजह से इस एहतजाज की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि मामला जल्दी नॉर्मलाइज नहीं हो रहे इनसे। और दूसरी तरफ अब ये आवाम की तादाद भी ज़्यादा हो गई है, तो अब इन्हें उसको बाय फोर्स भी हैंडल करना मुश्किल है। तो लेट्स सी जी इस मामले पर भी क्या मज़ीद होता है। लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि अब ये नया इनके लिए दर्द सर बना ज़रूर हुआ है। अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन कुछ खबरें और भी हैं इंपॉर्टेंट, वो आपसे अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।